हमारे दैनिक जीवन में बात करना और अपनी राय व्यक्त करना जितना महत्वपूर्ण माना जाता है, उतना ही कभी कभी चुप रहना भी भीतर की शक्ति और समझ का प्रतीक होता है। चुप रहने से न केवल हम बाहरी दुनिया को बेहतर देख सकते हैं, बल्कि हमें अपने भीतर की दुनिया को भी गहराई से देखने का मौका मिलता है। ये ना तो केवल हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि हमें अनावश्यक विवादों और तनाव से भी बचाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय पर चुप रहना जानता है और बिना बोले भी अपनी बात को समझा देता है। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप सिर्फ 5 मिनट का टाइम निकालकर ये कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रमेश नाम का एक साधारण किसान अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। ये गांव अपनी शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, जहां के लोग दिन भर हरे भरे खेतों में काम करते थे और शाम को पेड़ों की छांव में बैठकर अपनी थकान मिटाते थे। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी कविता बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। कविता बहुत ज्यादा बोलती थी और उसका ये स्वभाव केवल उसके घर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव में लोग उसकी बातें करने की आदत से परिचित थे। कविता की बातें अंतहीन थी। वो जब भी किसी के साथ बात करने लगती थी तो ऐसा लगता था कि मानो उसकी बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। गांव के सारे लोग उसकी इस आदत से भले भांति परिचित थे और इसी वजह से उसके पास बैठने से सब कतराते थे, क्योंकि हर कोई तो जानता था कि अगर कविता से बात शुरू कर दी तो उसे रोक पाना मुश्किल होगा। परंतु रमेश, जो स्वभाव से बहुत शांत और धैर्यवान था, अपनी पत्नी की सभी बातें सुनता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब उसे परेशान करने लगा था। कविता के बोलने का सिलसिला इतना तीव्र था कि रमेश अक्सर अपने विचारों में खो जाता। उसे लगता था कि कैसे वो कविता को समझाए कि जीवन में कभी कभी चुप रहना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन रमेश की हर प्रयास हर बार असफल हो जाते थे। परंतु रमेश की चुप्पी अब कविता के लिए एक नई समस्या बन गई थी। उसे रमेश की चुप्पी में एक अजीब सी असहमति और दूरी महसूस होने लगी। हालांकि रमेश ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मौन से कविता को यह आभास होने लगा था कि रमेश उसकी बातों से परेशान हो रही है। दोस्तों, रमेश अक्सर इस बात पर विचार करता था कि कैसे वो कविता को समझा सकता है कि हर बातें समय के साथ खुद ही सुलझ जाते हैं और उन पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी चुप्पी केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी उसे बेचैन कर रही थी और वो इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय खोज रहा था। रमेश ने सोचा कि शायद गुरुजी ही उसकी समस्या का हल बता सकते हैं। वो एक दिन गुरुजी के आश्रम गया और उनके चरणों में बैठ गया। गुरुजी ने रमेश की उदासी को भांप लिया और पूछा, क्या बात है बेटे, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या कोई समस्या है? रमेश ने धीरे धीरे अपनी पत्नी की बातें सुनाने की आदत के बारे में बताया और कहा, गुरुजी, मेरी पत्नी बहुत बोलती है। कभी कभी तो वो इतनी बातें करती है कि मैं सहन नहीं कर पाता हूं। मैं चाहता हूं कि वो चुप रहे, लेकिन जब भी मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं, वो और भी अधिक बोलने लगती है। हे गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए रमेश की बातें सुनी और कहा, बेटे, तुम्हारी समस्या का समाधान मौन में है।
लेकिन उसे सही तरीके से अपनाना होगा। बेटे, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है। यदि तुम सही तरीके से मौन धारण करोगे तो तुम अपनी शक्ति को सुरक्षित रखोगे और यह शक्ति तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करेगी। दोस्तों, रमेश गुरुजी की बातों से काफी प्रभावित हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सवाल थे। उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुजी, मैं तो हमेशा चुप रहता हूं, लेकिन इसका तो कोई असर नहीं दिखता। मेरी पत्नी मेरी चुप्पी को अपनी जीत समझती है और से और ज्यादा बातें करने लगती है। ये कैसे संभव है कि मेरी शांति और धैर्य उससे प्रभावित नहीं कर पाते हैं? गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटे, तुम्हारा मौन केवल शारीरिक है। तुम तो बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का मन अभी भी अशांत है। तुम्हारी पत्नी की बातों से तुम परेशान होते हो और यही अशांति तुम्हारे मौन को कमजोर कर देती है। बेटे, असली मौन वो है जो बाहर की दुनिया के शोर के बावजूद भीतर की शांति बनाए रखे। गुरुजी ने रमेश को समझाया, बेटे, असली शांति केवल शब्दों के ना होने से नहीं होती, बल्कि ये एक आंतरिक अनुभव है जिसे ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने की आवश्यकता है। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे तो तुम्हारी पत्नी के शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। तब तुम्हारे मौन शब्दों से अधिक शक्तिशाली होगा। गुरुजी ने रमेश को कुछ दिनों तक आश्रम में रहने और ध्यान की साधन करने का सुझाव दिया ताकि वो वास्तविक शांति का अनुभव कर सके। रमेश ने गुरुजी की सलाह मान ली और आश्रम में रहने का निर्णय लिया। वहां उसे रोजाना सुबह ध्यान में बैठने का अभ्यास कराया गया। शुरुआत में रमेश का मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए अपने मन को केंद्रित करना शुरू कर दिया। वो ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को समझने की कोशिश करता रहा और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो रहा है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, ये तो एक आंतरिक अवस्था है। जब तुम अपनी आंतरिक शांति को पा लेते हो तो बाहरी की शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मौन का असली मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ ना कहो, बल्कि मौन का मतलब ये है कि तुम भीतर से शांत और स्थिर बने रहो, चाहे कोई कितना भी शोर मचाए। दोस्तों, इस साधना के बाद रमेश को एहसास हुआ कि असली शांति तब आती है जब मन पूरी तरह से संतुलित और विचारहीन हो जाता है। रमेश धीरे धीरे अपने ध्यान में प्रगति कर रहा था। आश्रम में बिताए गए कुछ दिनों ने उसके जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया था। वो अब धीरे धीरे समझ गया था कि सच्ची शांति किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपने भीतर से ही उत्पन्न होती है। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, रमेश, अब तुम उस अवस्था के करीब हो जहां मौन तुम्हें शांति प्रदान करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर वापस जाओ और अपनी पत्नी के साथ इस नए अनुभवों का सामना करो। ध्यान रखना, तुम्हारी आंतरिक शांति को कोई भी तोड़ ना सके, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। रमेश आश्रम से विदा लेकर अपने गांव लौट गया। गांव में लौटते ही
कविता ने उसे रोज की आदतों के अनुसार बातों की बौछार शुरू कर दी। पहले तो रमेश को यह लग रहा था कि वही पुरानी स्थिति दोबारा शुरू हो जाएगी, लेकिन आश्रम में बिताए गए दिनों की साधना ने उसे भीतर से बदल दिया था। वो शांति से बैठा रहा और अपनी पत्नी की बातों को सुना, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वो तो बिना किसी झुंझलाहट के मुस्कुरा रहा था। कविता ने पहली बार नोटिस किया कि रमेश ने उसकी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उसे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि रमेश आमतौर पर किसी न किसी तरह से प्रतिक्रिया देता था। इसलिए कविता ने रमेश से पूछा, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? रमेश ने शांति से कहा, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूं, लेकिन अब मैं अपने मन में किसी तरह की अशांति महसूस नहीं कर रहा। तुम जो चाहो वो कह सकती हो, मैं पूरी तरह से शांत हूं। यह सुनकर कविता हैरान हो गई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि रमेश में इतना बड़ा बदलाव कैसे कर लिया। उसने सोचा, रमेश ने तो हमेशा मेरी बातों पर चिढ़ जाता था, परंतु अब अचानक ऐसे क्या हो गया? अगले कुछ दिनों में कविता ने देखा कि रमेश उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। दोस्तों, उसकी इस नई आदत ने कविता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब धीरे धीरे वो अपनी बात में खुद ही बदलाव महसूस करने लगी। अब उससे भी रमेश की शांति और स्थिरता के सामने बोलने का कोई खास फायदा नहीं दिखाई देता था। अब वो भी थोड़ी थोड़ी चुप रहने लगी और रमेश के साथ बैठकर शांतिपूर्णता के साथ समय बिताने लगी। कुछ ही हफ्तों के अंदर रमेश और कविता के बीच का रिश्ता पूरी तरह से बदल गया। जहां पर पहले उनके बीच बातों का तूफान रहता था, अब वहां शांति और समझ का वातावरण बन गया। रमेश की आंतरिक शांति ने उसकी पत्नी पर गहरा प्रभाव डाला। कविता ने खुद महसूस किया कि बिना वजह ज्यादा बोलने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि शांति से बैठकर जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना ही असली सुख है। एक दिन कविता ने रमेश से कहा, तुम्हारी ये नई शांति मुझ पर भी असर डाल रही है। अब मैं भी समझ रही हूं कि बोलने से ज्यादा सुनना और महसूस करना जरूरी है। पहले तो मैं सोचा करती थी कि अगर मैं अपनी बात नहीं कहूंगी तो मेरा महत्व तो कम हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि सच्चा महत्व उस शांति में है जो तुमने पाई है। रमेश ने हंसते हुए कहा, यह शांति मुझे आश्रम में गुरुजी से मिला है। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली शांति बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से ही आती है। जब तक हम खुद शांति नहीं होंगे, तब तक बाहरी दुनिया की अशांति हमें परेशान करती रहेगी। कविता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, शायद मैं भी इस शांति को अपनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद रमेश और कविता दोनों ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वे अब अधिक शांत, अधिक स्थिर और समझदार हो गए थे। गांव के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वे अब कविता को पहले की तरह बातूनी नहीं मानते थे, बल्कि उसकी नई शांति को आदर के दृष्टिकोण से देखते थे। रमेश और कविता का जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। इस नई शांति ने उनके जीवन को सार्थक बना दिया था और उन्होंने महसूस किया कि असली सुख केवल मौन और शांति में ही पाया जा सकता है।
समय बीतने के साथ रमेश और कविता का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। गांव के लोग अब उन्हें एक आदर्श जोड़े के रूप में देखते थे, जो केवल शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने मौन और शांति के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते थे। रमेश ने गुरुजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में सफलतापूर्वक उतारता था और अब उसकी पत्नी भी उसी मार्ग पर चल पड़ी थी। गांव में भी इस परिवर्तन की चर्चा होने लगी। लोग रमेश और कविता के बदले हुए स्वभाव को देखकर हैरान थे। जो लोग पहले कविता की बातों से परेशान रहते थे, अब वे उससे मिलकर शांत और समझदार पाते थे। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि देखो, रमेश और कविता ने कैसे अपने जीवन को संतुलन में लाया है। ये सच्चे प्रेम और समझ का उदाहरण है। और धीरे धीरे लोग रमेश और कविता के इस बदलाव से प्रेरणा लेने लगे। उनके जीवन में आए इस शांति ने गांव के बाकी लोगों को भी प्रभावित कर दिया और लोग इस बात को समझने लगे कि शांति और मौन में कितनी शक्ति होती है। एक दिन गुरुजी आश्रम से गांव आए। उन्होंने रमेश और कविता से मुलाकात की और उनके जीवन में हुए इस परिवर्तनता को देखकर प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा, तुम दोनों ने जिस शांति को अपनाया है वो केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर रही है। याद रखना, सच्चा ज्ञान और शांति हमेशा दूसरों को भी प्रभावित करती है। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि मौन और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। रमेश ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी, ये सब आपकी दी हुई शिक्षा का परिणाम है। आपने मुझे सिखाया कि असली मौन और शांति हमारे भीतर ही होती है। मैंने उसी को अपनाने की कोशिश की और इससे न सिर्फ मेरे जीवन में बदलाव आया बल्कि मेरी पत्नी और हमारे पूरे परिवार में भी शांति का वातावरण बन गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।